बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। जैसे आपको ध्यान होगा हम लोग ने पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा टॉपिक पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। लेकिन वहां पर हमने कूलॉम्स लॉ की स्केलर फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखो वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों, बस हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे लिखनी है वो आज सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, मतलब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर बच्चों आपने क्लास 11 में वेक्टर एक टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज हम वेक्टर को अप्लाई करेंगे। तो समझे बच्चों, तो मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है, जैसे कल हमने लास्ट वीडियो में हमने इसे पढ़ा था। तो मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है मान लीजिए Q1, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2 और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है, R है बच्चों। ठीक है, और जैसे हमने पीछे पढ़ा कि देखिए तीन पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हो सकता है दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में नेगेटिव हो, या एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो। तो जैसे आप जानते हो कि अगर चार्ज सेम नेचर के हैं, मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में फोर्स रिपल्सिव नेचर की होगी। और अगर चार्जेस क्या है, एक पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज है, उनके बीच में फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव नेचर की होगी। और इन जनरल अगर हम चार्ज के साइन आगे से नहीं लिख रहे हैं, तो इन जनरल मान के चलते हैं कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो आगे से बच्चों उसके साथ आगे से नेगेटिव लिखेंगे। तो कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में या कहीं किसी डायग्राम में अगर हम चार्ज को सिंपल Q1 Q2 लिख रहे हैं, तो मी से मान के चल रहे हैं कि ये चार्ज भी पॉजिटिव और ये चार्ज भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं आगे से चार्ज के साइन नहीं लिख रहा हूं, तो ये मान के चलिए कि Q1 Q2 दोनों क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक। जो बाकी मैंने कहा कि तीन क्या है पॉसिबिलिटी है, चलिए फिलहाल मान लेते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है ना, Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा। और बाकी जानते हो बच्चों, रिपल्सिव फोर्स इज लाइक अ पुश एंड अट्रैक्टिव फोर्स इज लाइक अ पुल। ठीक है, तो मींस जैसे हमने कहा कि दोनों सेम नेचर के चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो Q2 Q1 को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, मींस ऐसे मान लीजिए कि Q2 Q1 को क्या कर रहा है, ऐसे पुश कर रहे हैं। रिपल्शन इज लाइक पुश, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो इट इज लाइक पुल। ठीक है ना, तो ये फोर्स किस पे लग रही है, Q1 पे लग रही है। कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। और मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, मतलब वेक्टर लिख रहा हूं ऊपर से। ठीक है, सिमिलरली जैसे Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, तो सिमिलरली Q1 भी क्या कर रहा है, Q2 को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स किस पे लग रही है, Q2 पे लग रही है। और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहे हैं। ठीक है, और अगर बच्चों एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो एरो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मींस फोर्स क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव नेचर की हो जाएगी। और अट्रैक्टिव में फोर्स क्या हो जाएगी, इट इज लाइक पुश, सॉरी पुल। ठीक है, चलिए मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव माने। ठीक है, तो F12 का मतलब है ये फोर्स किस पे लग रही है, Q1 पे लग रही है। और कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। Q2 इसको क्या कर रहा है, लाइक पुश कर रहा है। सिमिलरली F21 को क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q1 भी इसको क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा बच्चों, कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किन फोर्सेस को बोलते हैं, तो सेंट्रल फोर्स उन फोर्सेस को बोलते हैं, वो फोर्स जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगती है। ठीक है, जैसे ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है बच्चों, जिस लाइन के थ्रू मैंने Q1 Q2 को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती हैं जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी क्या लगती हैं, चार्जेस लगती हैं। या जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है, वो भी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगती है। लेकिन वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स का मतलब इट एक्ट अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग दी मासेस और से चार्जेस। हमारे केस में चार्ज है तो हम चार्ज बोल रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब बात करते हैं, चलिए। ठीक है, तो हमने
तो ऐसे मान लीजिए ठीक, तो हम लिख रहे हैं पहले F12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो लिखते हैं फोर्स ऑन, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, तो Q1 पे फोर्स लग रही है और Q2 लगा रहे हैं फोर्स, तो इस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, F12, ठीक बच्चों, और ऊपर से मैं वेक्टर साइन लगा रहा हूं, मींस मैं फोर्स को अब वेक्टर में लिखूंगा। कल हमने फोर्स की, या पिछले वीडियो में हमने क्या की थी, फोर्स की स्केलर फॉर्म पढ़ी थी बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि जब तक दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं बोलेंगे, तो आपने मान के चल रहा है कि दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस का मतलब एयर या फिर क्या है, वैक्यूम है। और अगर दो चार्ज के बीच में फ्री स्पेस मतलब एयर और वैक्यूम है, तो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या लिखते हो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने ठीक है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म से पहले आपको स्केलर फॉर्म लिखना आनी चाहिए, ठीक बच्चों। तो हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि मैं मीडियम की बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं उनके बीच में फ्री स्पेस है, और अगर फ्री स्पेस है तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई मीडियम होगा, ठीक है, तो हमने उस दिन सीखा था बच्चों कि अगर कोई मीडियम होगा तो क्या लिखते हैं, 4 पाई के इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट, और वो के उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। फिलहाल हम मीडियम की बात नहीं कर रहे, तो मान के चल रहे हैं इनके बीच में क्या है, एयर या वैक्यूम है, और इन केस ऑफ एयर वैक्यूम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू, ठीक बच्चों, इसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं यार किनारे पे, हमने लास्ट वीडियो में इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था बच्चों, कितना होता है, 9 × 10⁹, और यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक बच्चों। चलिए, तो F12 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ओवर डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ठीक बच्चों, तो ये फोर्स का क्या है कि वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी इसमें कुछ कमी है बच्चों, क्या कमी है उस बात को समझिएगा। देखिए जैसे आप देख रहे हो कि हम लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स के ऊपर क्या लगा रहे हैं, वेक्टर लगा रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हमने कहीं पर भी वेक्टर साइन यूज नहीं किया। और आप जानते हो बच्चों, आपने क्लास 11 में वेक्टर में पढ़ा कि हमेशा वेक्टर को एक दूसरे मतलब वेक्टर को वेक्टर से क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है ना, वेक्टर को स्केलर से इक्वेट नहीं करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एलएचएस में जो है मैंने फोर्स के ऊपर से वेक्टर लगाया है, लेकिन यहां पर आप कोई वेक्टर साइन नहीं देख रहे हो, तो मींस आरएचएस वाली क्वांटिटी अभी क्या है, स्केलर है और वो वेक्टर है, तो आप किसी वेक्टर को स्केलर से इक्वेट नहीं करोगे, ठीक है। तो मींस ठीक बच्चों, तो अभी यहां पर हमें क्या करना होगा, तो अभी हमने जैसे कहा कि ये इसमें इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए, इस साइड भी क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, और वो वेक्टर चाहिए, ठीक है, जो इस फोर्स की क्या करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं कि वेक्टर कहां पुट करें बच्चों, ठीक है, चेक करते हैं बच्चों जैसे, तो देखते हैं क्या हम इस क्वांटिटी वेक्टर लगा सकते हैं, तो नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बच्चों, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है इसकी, ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू मैंने ऊपर लिखी है 9 × 10⁹ होती है, ठीक है। तो इस पे तो हम वेक्टर लगा नहीं सकते बच्चों, ठीक है ना। फिर देखते हैं न्यूमरेटर में और क्या क्वांटिटीज है, तो न्यूमरेटर में दो क्वांटिटीज और है बच्चों, Q1 Q2, तो क्या चार्ज वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो चार्ज भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो आप इन चार्ज पर भी वेक्टर पुट नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है, इन चार्ज के ऊपर से ही वेक्टर आप पुट नहीं कर सकते। एक सेकंड बच्चों, ठीक है, तो हम लोग ठीक है, जैसे हमने कहा कि वेक्टर इस पे भी पुट नहीं कर सकते और चार्ज भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो हम Q1 Q2 के ऊपर से वेक्टर नहीं लगा सकते। फिर एक टर्म है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है और डिस्टेंस की वेक्टर फॉर्म को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो आर पर हम वेक्टर लगा सकते हैं, मतलब आर मतलब इधर जितनी भी क्वांटिटी है उसमें से एक ही क्वांटिटी है जो वेक्टर है, जो क्या है, आर है,
ठीक है, डिस्टेंस है, इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर में वेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है ना। आप वेक्टर डिनोमिनेटर में पुट नहीं करोगे बच्चों, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना, सपोज मैं क्या लिखता हूं, क्या हम कहते हैं ना, क्लास 11 में आपने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो लिखते हैं ना कि सपोज मैं लिखता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। कहते हैं अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इक्वल साइन ये बताता है कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। और अगर इनके बीच इन देखो इधर भी प्लस साइन है इधर भी प्लस साइन है, तो ये बता रहा है कि ए और बी की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/b वेक्टर, तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। मतलब आप वेक्टर को डिनोमिनेटर में नहीं लिखोगे, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि ए वेक्टर बी का रेसिप्रोकल है, ये टर्मिनोलॉजी वेक्टर में यूज नहीं होती है, ठीक है। तो यही मैं बात यहां बोल रहा हूं बच्चों कि आप वेक्टर को डिनोमिनेटर में शो नहीं करोगे, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम इसमें वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो आप वेक्टर कहां लगाएं बच्चों, ठीक है। मुझे तो क्या करना है, क्योंकि मैंने एलएचएस में वेक्टर लिखा है, तो आरएचएस में भी मुझे क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, और मैं इन क्वांटिटी पे वेक्टर नहीं लगा सकता, तो उसके लिए क्या करूंगा, किसी वेक्टर को क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, जो मेरी फोर्स की क्या दिखाती हो, डायरेक्शन दिखाती हो, ठीक है ना। तो अब किस वेक्टर को ले और उन्हीं वेक्टर को यूज करना है जो इस डायग्राम में आपके दिख रहे हैं। तो फोर्स के अलावा इस डायग्राम में एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, आर एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, तो मैं क्या करता हूं इस टर्म को, ठीक है ना। चलिए एक बात मैं लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। सोचिए अगर मैं ऐसा लिखता हूं बच्चों, अगर मैं आर लिखूं और उसके ऊपर से एक वेक्टर साइन लगा दूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, आप ऐसा लिख भी सकते हो और ऐसा नहीं भी लिख सकते हो। लिख कब सकते हो और लिख कब नहीं सकते हो, देखिए कहते हैं ना कि कोई भी, देखिए जैसे हमने कहा कि इतनी जो टर्म है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मैं किसी भी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा जिससे मेरा, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। मेरे फोर्स का जैसे मान लो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू इतने फैक्टर की वैल्यू 10 है, तो इसका अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 है। तो मैं किसी भी ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा जिससे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है ना। वेक्टर रिप्रेजेंट करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों। तो देखिए, तो जैसे मैंने कहा कि मैं आर वेक्टर किस केस में लिख सकता हूं और किस केस में नहीं लिख सकता। देखिए अगर इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, अगर इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तब तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड अदर देन 1 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड अदर देन 1 हुआ, तो फिर मेरी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आर वेक्टर में लिख भी सकता हूं और नहीं भी ले सकता हूं, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो मैं लिख सकता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड अगर अदर देन 1 है तो ये मैं आर वेक्टर नहीं ले सकता। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है ना कि बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, समझना बच्चों, अगर मैं इस आर वेक्टर को हटाकर इसकी जगह पर आर कैप लिख दूं तो अब मैं लिख सकता हूं। देखो ना, जैसे ऐसे बच्चों, जैसे अगर मैं किसी ऐसे लिख रहा हूं, सपोज आर वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। मैग्नीट्यूड 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी वेक्टर के ऊपर से कैप साइन लगाता हूं, तो आप जानते हो बच्चों क्लास 11 में पढ़ा है कि अगर मैं किसी वेक्टर के ऊपर से कैप लगा दूं तो मैं फिर 100% श्योर हूं, ठीक है ना, कि इसे क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर। मतलब जिस वेक्टर के ऊपर से कैप लगा देते हैं इसका मतलब कंफर्म है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में कंफर्म हो, डायरेक्शन के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आर वेक्टर के बारे में डाउटफुल था कि बच्चों मैग्नीट्यूड 1 हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन मुझे एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड 1 ही चाहिए था। तो फिर मैंने आर वेक्टर को हटाकर क्या लिख दिया, आर कैप लिख दिया। तो अब मैं लॉजिकली ठीक हूं बच्चों, मैं लॉजिकली ठीक हूं, क्योंकि आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करने में इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं आर कैप से लॉजिकली मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और आर कैप को आप हटा भी सकते हो। जैसे अगर क्या करोगे, अगर आप इस फोर्स के ऊपर से वेक्टर साइन हटाओगे तो आर कैप को रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो आर कैप को आप कभी भी वापस ला सकते हो और कभी भी हटा सकते हो, ठीक है। मैं बात समझ, मैंने क्या बोला, अगर आप इस पे से इसको स्केलर फॉर्म में वापस लिखोगे तो आप इधर से वेक्टर हटा देना तो ये आर कैप हट जाएगा, तो आपको, ठीक है, फोर्स स्केलर फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए
तो हम आर कैप लिख सकते हैं, आर कैप के लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छा बताइए बच्चों, एक बात समझनी है, ये आर कैप हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम इस वेक्टर के हेल्प से इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना जो एलएचएस वाला वेक्टर होता है वो आरएचएस वाले वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सपोज मैं इस आर कैप की जगह अगर बच्चों मैं आई कैप लिखता, अगर मैं इस आर कैप की जगह पर अगर मैं आई कैप लिखता तो मैं ये कहता कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, या मैं इस आर कैप की जगह जे कैप लिखता तो मैं बोलता कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द क्या, वाई एक्सिस। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं ना, फोर्स एक्स के अलोंग हो सकती है, वाई के अलोंग हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जैसे मान लो कहीं पर आपको पता है कि एक्स फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द क्या, एक्स एक्सिस, कंफर्म है, तो फिर आप आर कैप की जगह आई कैप लिख सकते हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इधर वाला जो वेक्टर है, जैसे ना मैंने कहा अगर मैं इसको आई कैप लिखूंगा, अगर मैं आर कैप की जगह आई कैप लिखूं तो मींस आई कैप क्या बताएगा, किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और आई कैप से हमें क्या पता लगेगा कि फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दी क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स में लाई करेगी तो मैं माइनस आई कैप लिख दूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरी फोर्स एक्स में नहीं है, मे बी नेक्स्ट, लेकिन अभी मैंने एक्स वाई एक्सिस कोट नहीं किए तो मैं ऐसे नहीं मान रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो हमेशा याद रखिए कि जो आरएचएस में वेक्टर है वो एलएचएस वाले वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या मेरा ये वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रहे, तो अभी एग्जैक्टली नहीं बता रहे बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना, हमने आर कैप लिखा है, देखो अभी इस आर से पता लग रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इस आर की डायरेक्शन क्या है अभी आपको ये पता नहीं लग रहा है। ठीक है ना, और आर की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसे कंप्लीट करने के लिए, और देखो सिंपल सी बात है बच्चों, हम कहते हैं कि वेक्टर क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तो ये खाली मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो अभी यूजलेस है। जब तक इस वेक्टर से हमको फोर्स की डायरेक्शन कंफर्म नहीं होगी मेरे लिए यूजलेस है। तो अब इस डायरेक्शन कैसे बताएगा, तो अब डायग्राम में देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा था फोर्स में अट्रैक्टिव, फोर्स में रिपल्सिव, फिलहाल तो जो दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, फोर्स रिपल्सिव है। तो देखिए हम कह रहे हैं फोर्स किस पर लग रही है, 1, ये वाली फोर्स है ना, ये 1 पे लग रही है, कौन लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। ठीक है, देखो इस आर कैप को कहने के बहुत से तरीके हैं बच्चों। तो अगर मान लो 2, जैसे मान लो मैं 2 हूं और मेरे सामने कोई 1 है, और मैं उसको क्या करूं, जैसे मैंने कहा कि रिपल्सिव फोर्स लाइक अ पुश। ठीक है, तो मान लो कि मैं Q1 में हूं, Q2 में हूं और सामने Q1 है, तो मैं उसको पुश करूंगा। अगर मैं क्या करूंगा, Q2 Q1 को पुश करता है, तो देखिए फोर्स की ट्रेवलिंग कहां से कहां हो रही है, 2 से किसकी साइड हो रही है, 1 की साइड हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको पुश करें, जैसे Q1 को पुश करेगा, ठीक है, तो फोर्स की ट्रेवलिंग कहां से कहां हो रही है बच्चों, 2 से किसकी तरफ हो रही है, 1 की तरफ हो रही है, हो रही है। या आप ये बोल लीजिए हम फोर्स की, देखो फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, Q1 पे एक्ट कर रही है, या आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं पहले, चलो बच्चों मैं इसको लिखता हूं 2-1, R21। R21 का मतलब क्या है, चलिए मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। देखो एक बार आप F12 लिखना सीख गए बच्चों, तो मुझे F21 के लिए आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी पहली बार में थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। तो देखिए R21 का मतलब क्या है, देखो R क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां है, 2 से किसकी तरफ है बच्चों, 1 की तरफ है। या आप ऐसे बोल लीजिए कि किसकी पोजीशन बता रहे हैं, F1 की पोजीशन बता रहे विद रिस्पेक्ट टू क्या, F2 बता रहे है ना, ये किसकी पोजीशन बता रहे, F1 की पोजीशन बता रहे विद रिस्पेक्ट टू क्या, F2। या वैसे तो आप इसको ज्यादा बेटर तरीका आप ऐसे बोल रहे कि फोर्स की ट्रेवलिंग कहां से कहां हो रही है बच्चों, 2 से 1 की साइड हो रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 2 to 1। ठीक बच्चों, बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये कंप्लीट हो गया। अब आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और ये दिखा रहे कि फोर्स ट्रेवल कहां से कहां कर रही है, 2 से किसकी तरफ ट्रेवल कर रही है बच्चों, 1 की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप क्या करते हो, इस आर कैप को हटाओगे तो इधर से क्या हटाना पड़ेगा आपको, इधर वेक्टर साइन हटा दोगे। ठीक है, अब देखो इस आर कैप को आप फर्दर भी ब्रेक कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो बच्चों। देखो हमारा कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ने के 2 पर्पस हैं। एक तो हम इस टॉपिक में फोर्स को वेक्टर कैसे लिखते हैं वो सीख रहे हैं, और एक पर्पस और है हमारा। ठीक है, जैसे आपने क्लास 11 में बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो लास्ट में आपका इस टॉपिक का लास्ट में कंक्लूजन आएगा कि ये F12 और F21 एक्शन और उसका अपोजिट क्या है, रिएक्शन है। तो इस टॉपिक में लास्ट में वो प्रूफ करना भी हमारा पर्पस है। ठीक बच्चों, तो मैंने कहा कि आप चाहो तो ऐसा भी छोड़ सकते हो बच्चों, या बुक्स वगैरह में देखोगे तो इसको फर्दर ही ब्रेक करते हैं। वैसे कोई बहुत नेसेसिटी नहीं है कि बिना ब्रेक करे भी हो जाएगा बच्चों, लेकिन हम लिख दे रहे हैं कि बहुत से न्यूमेरिकल में आपको लिखा मिलेगा, फिर आप कहोगे कि ठीक है न्यूमेरिकल में वो कैसे आ गई बात, ठीक है तो वहां तक लिखते हैं, मैं आगे इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। कैसे बच्चों, आप जानते हो आपने क्लास 11 में पढ़ा क्या, किसी भी यूनिट वेक्टर को आप क्या लिखते हो, जैसे एक वेक्टर है ए कैप, ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर किसी कहते हैं किसी भी वेक्टर को उसके किससे डिवाइड कर दे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे बच्चों, तो इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर दे, तो इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर। या आप ऐसे बोल लो कि अगर किसी यूनिट वेक्टर को आप ब्रेक करके लिखना चाहते हो तो क्या करो, वेक्टर ओवर मॉड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो वो बात हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना बच्चों। तो अगर मैं चाह इसको अगर फर्दर ब्रेक करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इनटू, ठीक है ना, ये यूज कर रहा हूं बच्चों, इसको देखना है, इसके अकॉर्डिंग में लिख रहा हूं। इसे क्या लिखेंगे, R21 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R21 वेक्टर, ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। हमने कैप को ब्रेक करके बच्चों ऐसा लिख दिया, समझ रहे, तो R कैप 21 वेक्टर को हमने लिखा, ठीक है, R21 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R21 वेक्टर। अब ठीक है ना, इस R का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, ये देखो, आप चाहे 1 से 2 की तरफ ट्रेवल करो, चाहे 2 से 1 की तरफ ट्रेवल करो, ठीक है, आपका डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, R के बराबर ट्रेवल हो रही है, ठीक है। तो इस R21 का मैग्नीट्यूड समझ रहे, फिलहाल हम कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं, 2 से 1 की तरफ ट्रेवल करें तो हमने कितने डिस्टेंस कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट की स्केलर फॉर्म को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो कितना है बच्चों, अगर मैं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, R डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। तो इस R21 कैप देखो, मॉड ऑफ R21 को आप सिंपल R ले सकते हो, और अगर मैं इसे R बोलूं तो ऑलरेडी एक R है, R का स्क्वायर है सॉरी, तो R इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी R क्यूब लिख दीजिए बच्चों। फिर एक बार समझ लो, R क्यूब कैसे आया बच्चों, देखिए R21 का मैग्नीट्यूड भी R के बराबर है, तो R स्क्वायर इंटू आर बिकम R क्यूब, और ऊपर R21 ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, R21 वेक्टर, ठीक बच्चों। तो दिस इज F12, ठीक है। तो इस तरीके से आप F12 को किसमें, वेक्टर फॉर्म में बच्चों लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन 1, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम लोग इस टॉपिक के लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे कि F12 और F21 मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, ठीक है, ये भी हमारा एक पर्पस है, तो समझने बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, F12 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, F21 चाहिए, ठीक बच्चों। चलिए F21 की बात करते हैं, एक सेकेंड बच्चों, चलिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूं बच्चों इधर को ना, ठीक है। चलते हैं बच्चों F21 पे। अब एक बार आप F12 के लिखने का तरीका समझ गए तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए देखते हैं। 9 अब ये फोर्स किस पे लग रही है बच्चों, F21 फोर्स किस पे लग रही है, Q2 पे लग रही है, कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, ठीक है। लेकिन नाउ फोर्स ऑन, नाउ फोर्स ऑन Q2 due to Q1 is due to Q1 is, तो फोर्स ऑन Q2, ठीक है ना, Q2 पे लग रही, लगा कौन रहा है, Q1 लगा रहे हैं, और इस फोर्स को आप क्या बोलोगे बच्चों, F, डायग्राम में भी आप देख रहे हो इसे क्या बोल रहे हैं, F21। मतलब लिखने का तरीका ऐसा होता है बच्चों,
जिस पर फोर्स लग रही है उसको पहले लिखते हैं और जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बाद में लिखते हैं। जैसे F21 का मतलब है ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। इसको भी सही से लिखना बच्चों, वेक्टर लगा रहे हैं अगेन, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो इसका भी वही होगा बच्चों, 1/4πε0 कितना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगेन वही सेम काम कर रहे हैं अब तो, ठीक है। आप समझ रहे हो बच्चों, क्या करेंगे, अगेन आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यहाँ पर एक चीज है बच्चों, देखो क्या, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, ठीक है। तो मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई करने में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, अब ये फोर्स देखिए किस पे लग रही है, 2 पर लग रही है। कौन लगा रहा है, 1। तो फोर्स की ट्रेवलिंग 1 से किसकी तरफ हो रही है बच्चों, 2 की तरफ हो रही है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, 1 2 2, ठीक बच्चों, बात समझ रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर सेम जैसे यहाँ पर आपने R21 कैप को ब्रेक किया, उसको भी ब्रेक कर दीजिएगा, तो फिर ये आ जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको ब्रेक करके क्या लिख दोगे, R12 वेक्टर ओवर मॉड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक ना। और जैसे मैंने कहा, आप देखो चाहे 1 से 2 की तरफ जाओ बच्चों, चाहे 2 से 1 की तरफ जाओ, दोनों के इसमें डिस्टेंस ट्रेवल r के बराबर है। तो इस R12 का मैग्नीट्यूड भी कितना है, r के बराबर है, ठीक है। तो अगेन देखो बच्चों, अगेन जैसे हमने पीछे यहाँ किया, सेम वही बात है। इसका मैग्नीट्यूड r हो जाएगा और r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा। सो वी गेट, तो फाइनली वी गेट 1/4πε0 Q1 Q2 by r cube and into R12 vector. Put it second, ठीक बच्चों। तो हमने इसको क्या पुट कर दिया, सेकंड पुट कर दिया, ठीक है। समझ रहे बच्चों, तो इस तरीके से आप कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। तो देखो, एक तो हम ये सीखे बच्चों कि हमने फोर्स को वेक्टर में कैसे लिखना है यूजिंग आर कैप। अब लेकिन हमने कहा कि इस टॉपिक में हमारा एक तो पर्पस ये था कि हमें कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखना था, और दूसरा एक पर्पस और था कि हमें ये भी प्रूफ करना है कि कूलॉम्स का जो लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है, या उस को कह लीजिए, हाँ फॉलो करता है, फुलफिल करता है उस लॉ को, जो कहता है कि एक्शन के बराबर रिएक्शन होता है, ठीक बच्चों। तो अब हमें क्या दिखाना है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो देखिए बच्चों, अगर आप इन दो इक्वेशन को कंपेयर करो तो देखिए दोनों में इतना फैक्टर सेम है बच्चों। देखो स्टार्टिंग को वेक्टर को छोड़ दें, इतना फैक्टर देखिए, इसमें भी देख लीजिए इतना फैक्टर, और इसमें भी देखिए इतना फैक्टर सेम है, ठीक है ना, इतना फैक्टर सेम है। डिफरेंस कहां पर है, देखिए यहां लिखा है R21 और इधर लिखा है R12, ठीक है। तो जैसे बच्चों आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ, जैसे अगर हम लिखते हैं ना, थोड़ी मैं वेक्टर की क्लास 11 की बात कर रहा हूं, जैसे हम लिखते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर, ठीक है। तो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में अगर इक्वल साइन हम लगा रहे हैं बच्चों, तो इक्वल साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों के क्या सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और माइनस साइन क्या बताता है कि A और B की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, मतलब एक दूसरे के 180 डिग्री पर ही लग रहे, ठीक है। फिर समझो क्या बोला मैंने, कि अगर दो वेक्टर के बीच में इक्वल साइन लगाए तो इक्वल साइन ही रिप्रेजेंट करता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और माइनस साइन ही दिखाता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हमारे केस में भी देख लो बच्चों, जैसे हमने कहा, देखो अगर R21 देखें तो 2 से 1 की तरफ है, और अगर R12 देखें तो 1 से 2 की तरफ है, ठीक है। तो दोनों केस में डिस्टेंस ट्रेवल तो बराबर है, मींस किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक है। तो मींस इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। एक बार डायरेक्शन देखो ना, ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो डायरेक्शन, ठीक है, R21 की डायरेक्शन ऐसे और R12 की डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड R है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो लिख देते हैं, बट सुनना बच्चा, कहते हैं बट जो R12 है, आप ऐसा कह सकते हो बच्चों ना, R12 इज माइनस टाइम्स ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही बात यहां पर ही बच्चों, मींस इक्वल लिखने का मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और माइनस का मतलब इन दोनों की क्या है, डायरेक्शन
अपोजिट है। ठीक बच्चों, तो अब मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन में जाता हूं, इस R12 को, ठीक है ना, मैं इस R12 को बच्चों माइनस टाइम्स ऑफ R21 लिख दूं, ठीक है ना। एक काम करो, इसको सेकंड इक्वेशन हटा दो बच्चों, अभी हम जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो सेकंड पुट कर देंगे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेकंड पुट नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं इस R12 को रिप्लेस कर दे रहा हूं माइनस टाइम्स ऑफ R21 से, ठीक है। देयरफॉर F21 बिकम्स, तो आपकी जो F21 फोर्स है बच्चों कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना R3, और इसको हम लिख देंगे माइनस टाइम्स ऑफ कितना R21 वेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं इसको क्या पुट कर देता हूं, सेकंड पुट कर देता हूं। अब क्या करिए, देखिए अब आप कंपेयर करिए बच्चों, किसको, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करिए। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए तो किस चीज का डिफरेंस होगा, देखो डिट्टो सेम है, बस किसका डिफरेंस है, माइनस साइन का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो क्या कंक्लूजन लिखता है, क्या निकलता है कंक्लूजन, देखो ना, ये ऐसे बोल लो कि अगर मैं इस माइनस साइन को हटा दूं बच्चों तो इतने फैक्टर को आप क्या ले सकते हो, F21 ले सकते हो। एक काम करिए ना, हम मान लेते हैं कि माइनस साइन आगे आ गया, अगर इस माइनस साइन को मैं आगे इस फ्रंट पे लिख दूं तो ये जो फैक्टर है, सॉरी ये जो फैक्टर है किसके बराबर हो जाएगा, F12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देयरफॉर मैं एक बार लिख दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं मैंने क्या बोला, दोबारा से एक बार बता देता हूं बच्चों, F21 इज माइनस टाइम्स ऑफ F12। समझ रहे मैंने क्या किया, इस माइनस साइन को आगे से पुट कर देता हूं, अगर इस माइनस साइन को आगे से पुट कर दूं तो बाकी जो फैक्टर है देखो इसके बराबर है बच्चों। तो मैं कह सकता हूं कि F21 इज माइनस टाइम्स ऑफ F12, ठीक बच्चों। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकला, तो ठीक है, तो इक्वल साइन क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो मीन्स एक एक्शन है तो उसका दूसरा अपोजिट क्या है, रिएक्शन है ना। जैसे आप जो भी बोले कि प्रूफ कर दीजिए कि कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को, है ना, इस तरीके से भी कह सकते हो कि ये टॉपिक रिप्रेजेंट करता है कि कूलम्ब्स का लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और बाकी देखो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने सीखा कि वेक्टर कैसे लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ठीक बच्चों, तो आपको आई थिंक स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों क्या हुई होंगी, क्लियर हो गई होंगी बच्चों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इस पूरे चैप्टर में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। तो हम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या पॉइंट पढ़ेंगे या क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 4 टॉपिक होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बेस। पहले तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं कुछ लोग उसको, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद, ठीक है, हाँ, तो इतना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाकी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होगा बच्चों। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बच्चों कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, किसी चार्ज का होता है। मींस पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं बच्चों। तो कहते हैं मान लीजिए सपोज एक चार्ज है विच में पॉजिटिव विच में नेगेटिव। अब पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, नेगेटिव का फील्ड कैसे होता है, ये हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आगे डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो कहते हैं किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन या वो स्पेस, है ना, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन या वो स्पेस, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन
ठीक है ना, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन, ठीक है, या वो स्पेस जहां तक वो चार्ज फोर्स लगा सकता है या जहां तक हम उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक ही बात है बच्चों, भाई हम फोर्स एक्सपीरियंस कहां तक कर पाएंगे, जहां तक वो चार्ज फोर्स लगाएगा। तो इसको आप दो तरीके से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन है या वो स्पेस है जहां तक वो चार्ज फोर्स लगा सकता है या जहां तक हम उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपने क्लास 11 में बच्चों किसके बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड में आपने एक मास के फील्ड को ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं ना, क्लास 11 के ग्रेविटेशन चैप्टर, जब आप क्लास 11 में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते हो तो कहते भी हैं कि इस चैप्टर के टॉपिक जैसे टॉपिक आपके इलेक्ट्रोस्टैट में आते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है, तो कहते हैं किसी भी मास के अराउंड, पढ़ा ना आपने बच्चों। तो जैसे आपने ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में पढ़ा सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में आपने क्या पढ़ा था क्लास 11 में, कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी मास के अराउंड वो रीजन होता है, जैसे m एक मास है, ठीक है, तो किसी भी मास के अराउंड वो रीजन जहां तक वो मास फोर्स लगा सकता है, जहां तक हम उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट रीजन अराउंड द मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड। तो जैसे आपने ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में पढ़ा क्लास 11 में, वैसे सेम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस ये किसी मास का फील्ड होता है और ये किसी चार्ज का फील्ड है। ऐसी फील्ड के बारे में आगे हम पढ़ेंगे बच्चों मैग्नेटिज्म यूनिट में, उसमें पढ़ेंगे हम किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो फिर एक बार मैं लास्ट टाइम बोल देता हूं, तो हम क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, तो क्या बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। और कोई ऐसी डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती बच्चों, ये तो बाउंड्री मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, कोई ऐसी फिक्स बाउंड्री नहीं होती बच्चों। तो चलो मैं इसको लिख देता हूं बच्चों, डायग्राम थोड़ा साइड कर देता हूं, ठीक है, इसको लिख के समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को की डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या बोलते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, सॉरी, it is defined as the region, या स्पेस कह सकते हो बच्चों, चलो रीजन कहो ज्यादा अच्छी टर्म है। इट इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द चार्ज, up to which its force can be experienced, up to which its force can be experienced, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि up to which a charge can exert force। ठीक है, मैंने क्या बोला, दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द चार्ज अप टू विच, हमने लिखा इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, या हमने कहा कि अप टू विच अ चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स। तो उस रीजन अराउंड द चार्ज को हम क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फिक्स बाउंड्री नहीं होती बच्चों, मैं ऐसा कैसे बोलूंगा फिक्स बाउंड्री नहीं होती, इस बात को हम लोग आगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो ये बात आप समझ जाओगे। मैं जस्ट एक बाउंड्री आपको जस्ट समझने के लिए बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ये तो एक रीजन है बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चों। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी और इक्वल से स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इक्वल से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, तो फिर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा बच्चों कि कोई भी चार्ज
अपने रीजन के किसी भी पॉइंट तक क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो उसके फोर्स लगाने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अपने रीजन के किसी पॉइंट तक, अप टू दैट पॉइंट कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, उसके फोर्स लगाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम में समझ लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं सपोज इस फील्ड में, ये जो मैंने आपको एक फील्ड दिखा रखा है, ठीक है। और हाँ एक बात और समझ लो, देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं बच्चों, किसी चार्ज की निकाल रहे हैं। मैंने कहा किसी चार्ज के फोर्स लगाने की एबिलिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं, किसी चार्ज की निकाल रहे हैं। और कहां निकाल रहे हैं, उसके फील्ड के अंदर एट अ पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इसको डायग्राम में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे क्यू चार्ज है बच्चों, और इस फील्ड के अंदर, इसके फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ठीक है ना। इसे सर्टेन डिस्टेंस पर, वैसे किसी भी रीजन में इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया बच्चों, नियर फार जैसे मान लीजिए। बस कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पर आप इस चार्ज की इंटेंसिटी निकाल रहे हो वो पॉइंट इसके फील्ड के अंदर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट इसके फील्ड के बाहर हुआ बच्चों, ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट पर किसी चार्ज की इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं वो इनसाइड क्या कर रहे हैं, फील्ड अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इस क्यू चार्ज के अंदर, रीजन के अंदर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया ए। तो जैसे मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी निकाल रहे हैं, इस क्यू चार्ज की निकाल रहे हैं। कहां निकाल रहे हैं, इसके फील्ड के इनसाइड एक पॉइंट है ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है और उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, दो अलग बातें बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि ये क्यू चार्ज इस पॉइंट तक, अप टू दिस पॉइंट, जितनी मैक्सिमम फोर्स लगा पाएगा, ठीक है ना, उसी को उसकी क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। अच्छा, अब ये क्यू चार्ज ए पॉइंट तक, अप टू दिस पॉइंट कितनी फोर्स लगा सकता है, ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो हमने भाई हम जानते कि एक चार्ज क्या करता है, किसी दूसरी चार्ज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ये समझो बच्चों, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है, मुझे अपनी क्या करनी है, स्ट्रेंथ चेक करनी है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी मैक्सिमम क्या लगा सकता हूं, फोर्स लगा सकता हूं। तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसमें एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ठीक है, और मैं क्या करता हूं, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता हूं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को मूव कर पाया तो ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ के अंदर आता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसका अंदर वो मेरी स्ट्रेंथ से बाहर है। और मान लो मैं मूव नहीं कर पाया, किसी और ने मूव कर दिया, तो इसका अंदर उस बंदे की स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा थी, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के मैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करूंगा। तो ऐसे ही बच्चों में इस क्यू चार्ज की स्ट्रेंथ इस ए पॉइंट पे निकालना चाहता हूं, तो मुझे इस ए पॉइंट पे कुछ रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस ए पॉइंट पर एक चार्ज प्लेस कर दूंगा बच्चों। जैसे हमने कहा कि हमने एक ऑब्जेक्ट के हेल्प से अपनी स्ट्रेंथ को चेक किया, तो ऐसे हम इस क्यू चार्ज की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए उस रिक्वायर्ड पॉइंट पर क्या करते हैं, एक चार्ज रख देते हैं। अच्छा, इस क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोला मैंने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब यूनिट तीनों का मतलब बोलता है यूनिट, क्या बोला मैंने, यूनिट का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड हम पॉजिटिव मान रहे हैं, कोई चाहे तो इसको नेगेटिव ले सकता है, वैसे पॉजिटिव इन जनरल बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड में 1 है, इसका नेचर पॉजिटिव है। और टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं इसको, टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं बच्चों कि हम इसके हेल्प से इसकी स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, उस ए पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है। तो इन जनरल इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, आगे भी हम इसको यूज करेंगे बहुत जगह पर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब टेस्टर है एक तरीके से, जैसे होता है ना इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करने के लिए टेस्टर आते हैं, जिनकी हेल्प से हम टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही नहीं आ रही। तो इसी तरीके से हम इस टेस्ट चार्ज की हेल्प से इसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, ठीक है। तो आप सुनो बच्चों, तो हमने बोला कि जब हम इस क्यू नॉट चार्ज को ए पॉइंट पे रखेंगे, तो ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब होने को तो वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं कि वो इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, मुझे चेक करने की ये उस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स।
अब वो फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों कैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है इसका नेचर कैसा है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, वो आप जैसे ही मान लीजिए। ठीक है, तो हमने बोला देखो जब इस क्यू नॉट चार्ज को इस ए पॉइंट पे रखेंगे तो ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पर जितनी फोर्स लगाएगा बच्चों, वही फोर्स इसकी स्ट्रेंथ की क्या होगी, बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, ये क्यू चार्ज इस क्यू नॉट चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है, 10 न्यूटन फोर्स लगाता है। तो इस क्यू चार्ज की ए पॉइंट पे स्ट्रेंथ भी 10 होगी, बस उसको न्यूटन नहीं बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे न्यूटन पर कूलाम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है फोर्स के बराबर होगी। या मान लीजिए ऐसे, चलो और बोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज पे 100 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो इस क्यू चार्ज की ए पॉइंट पे स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 100 होगा। यूनिट बदल जाएगी, न्यूटन नहीं बोलेंगे, है ना, न्यूटन पर कूलाम बोलेंगे उसको। तो एक बार मैं पूरा डिटेल में एक बार बच्चों बोल देता हूँ, ठीक है, मैं उसको डेफिनेशन लिख भी दूंगा। तो क्या बोलते हैं, देखो इसके दो तरीके हैं बच्चों, एक लॉन्ग तरीका है जो प्रॉपर समझने के लिए, और एक शॉर्टकट तरीका है लिखने के लिए, इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं लॉन्ग वाली डेफिनेशन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, डायग्राम को देखना। तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकाल रहे हो, किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो, वो पॉइंट कहां है, किसी चार्ज के फील्ड के अंदर। ठीक है, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, फिर क्या, सॉरी दोबारा बोल देता हूं, मैं ए पॉइंट को मार्क कर रहा हूं, ए पॉइंट को देखना। तो क्या बोलते हैं, हम इंटेंसिटी ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit charge placed at that point। मतलब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, उस पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज रख दीजिए, वो यूनिट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगी। इसके एक शॉर्टकट डेफिनेशन भी होती है बच्चों, इसे ऐसे ही बोलते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज मींस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही उस पॉइंट पर फील्ड की इंटेंसिटी के बराबर होती है। फील्ड इंटेंसिटी निकाल किसकी रहे बच्चों, जिसके रीजन के अंदर हम लोग हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, तो समझने बच्चों, मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों डेफिनेशन लिख दूंगा बच्चों। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट in electric field, at a point in electric field is defined as the force experience is defined, sorry बच्चा, is defined as the force experience by a unit charge, force experienced by a unit charge placed at that point। that point मतलब जिस पॉइंट पर आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो बच्चों, उसी पॉइंट पे यूनिट चार्ज को प्लेस करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। या इसके एक शॉर्टकट डेफिनेशन भी है बच्चों। ठीक है, अब इस बात को न्यूमेरिकली भी लिखेंगे, और कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हम यूनिट चार्ज ही क्यों प्लेस कर रहे हैं, तो उसकी भी क्लैरिटी आपको आ जाएगी जब मैं मैथमेटिकली लिखूंगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कह देते हैं इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ऑल्सो डिफाइंड एज, इसको डिफाइन करने के तरीका और है बच्चों, ऑल्सो डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे लगने वाली फोर्स, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक बच्चों, ठीक है,
तो इसकी एक शॉर्टकट डेफिनेशन ये भी, मतलब टाइम सेविंग के लिए शॉर्टकट डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाली डेफिनेशन से चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है, डेफिनेशन दोनों वाली चाहिए, एग्जाम में है तो आप टाइम सेविंग के लिए सेकंड डेफिनेशन ले सकते हो। ठीक बच्चों, चलिए अब हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ निकालने का, और अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो ध्यान देना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकली इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे आपने बोला, इससे क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमेरिकली फोर्स के बराबर है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की वो फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक बच्चों, तो मैंने दोनों वेक्टर साइन लगा दिया है। अच्छा, तो देखो जो भी हमने सेकंड डेफिनेशन लिखी ना इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक बच्चों, अच्छा अब एक बात को और क्लियर कर लीजिए कि हम यूनिट चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं। क्या अगर मैं यूनिट चार्ज के अलावा कोई, जैसे मान लो यूनिट चार्ज 1 कूलाम है, अगर मैं 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम चार्ज लिख दूंगा तो क्या स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी? आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ये डेफिनेशन के कन्वीनियंस के लिए हम लोग यूनिट चार्ज बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं देखिए ना जैसे हमने कहा कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्यू नॉट का, अगर मैं क्यू नॉट के मैग्नीट्यूड को पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगी? फोर्स के बराबर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि अगर ये क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी 10 है। और मैं ऐसा कब बोल पाऊंगा भाई ई एफ के बराबर कब होगा? जब आपका क्यू की वैल्यू 1 होगी। और अगर आप मान लीजिए क्यू की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो ठीक है, मान लो किसी ने 2 गुलाम 3 गुलाम 100 गुलाम 1000 गुलाम चार्ज रख दिया, तो कोई बात नहीं, फिर आप उसे फोर्स और चार्ज का रेशियो बोलोगे। आप डायरेक्टली फिर फील्ड को फोर्स के बराबर नहीं बोल पाओगे बच्चों। तो आपने डेफिनेशन में इतना लिखना होगा कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो। अगर आप चार्ज को अदर देन 1 मानोगे तो फिर आप उसे डेफिनेशन में सीधे फोर्स के बराबर नहीं बोलोगे, उससे फिर रेशियो बोलोगे बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक ये बात, यूनिट चार्ज के पीछे क्या कंसेप्ट है, वो खाली कन्वीनियंस के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि यूनिट चार्ज रखने ही से स्ट्रेंथ आएगी, कोई भी चार्ज पेश कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी, ई की यूनिट क्या हो जाएगी? तो बड़ा सिंपल है, देख रहे हो आप, ये किसका रेशियो है? फोर्स एंड चार्ज का। फोर्स एसआई में न्यूटन में होती है, चार्ज कूलाम में होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है ना, यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। आगे की यूनिट और भी पढ़ेंगे बच्चों, वोल्ट पर मीटर आगे के चैप्टर में आएगी। ठीक है, तो एक के बहुत सी डिफरेंट यूनिट होती है, फिलहाल अभी इस बेस पर इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो गई होगी। तो एक बार शॉर्ट में दोबारा मैं एक बार बता दूं बच्चों, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में फर्क है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड वो रीजन है जहां तक वो चार्ज फोर्स लगा सकता है, उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस रीजन के किसी पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक फोर्स है जबकि वो रीजन है। ठीक है, तो आई थिंक इस बात से आपको इस टॉपिक इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। चलो बच्चों, एक कुछ सेकंड में थोड़ा है ना अभी होल्ड करता हूँ। आप लोग अगर इसे नोट करना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अगर कोई स्क्रीनशॉट बच्चा लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है नोट करने के लिए बाद में। ठीक है, कुछ सेकंड थोड़ा मैं होल्ड कर लेता हूँ बच्चों इस स्लाइड को। चलो बच्चों, अब चलते हैं फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है। चलिए, तो हमने कहा था देखो, अब बात करते हैं बच्चों, ये तो हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, स्ट्रेंथ की। अब आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किन्हें कहते हैं? थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। अब आती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये बहुत से लोग इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, एक ही मतलब है, ज्यादा अच्छी टर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी है,
इस टॉपिक में जाने से पहले हमने एक बात और डिस्कस करनी है, सॉरी। हाँ सॉरी, एक बात और डिस्कस करनी है इससे पहले हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखा, लेकिन हम न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं करेंगे, पहले फोर्स निकाले फिर चार्ज से डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर क्या चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जाने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, और जैसा हमने डेफिनेशन में बोला बच्चों वही सेम करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है बच्चों। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या जैसे मैंने कहा कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हो बच्चों, एक ही मतलब है। चलो मैं स्ट्रेंथ लिख रहा हूं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, देखो बच्चों होता है ना कि इन जनरल क्या होता है, जहां पर भी अगर हम न्यूमेरिकल में बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो इन जनरल बोल दिया जाता है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं होता है बच्चों। जहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हो, तो मींस किसकी बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। वो इन जनरल बोल देते हैं, हम लोग की भी हैबिट हो जाती है बोलते बोलते, बुक्स में भी इन जनरल लिख देते हैं कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट। तो लेकिन वो फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से होता है, कुछ चीजों को शॉर्टकट में बोल दिया जाता है, ठीक है। बाकी आप डिफरेंस समझ गए कि फील्ड और फील्ड, देखो फील्ड तो एक रीजन है, आप रीजन तो कैलकुलेट नहीं करोगे न्यूमेरिकली, अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो कहीं पर अगर इन जनरल बोल दिया है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए बच्चों, हाँ, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हो बच्चों, किसी चार्ज की निकाल रहे हो, कहां निकाल रहे हो, इनसाइड इट्स पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ज लेट कर लेते हैं ना बच्चों, मान लेते हैं क्यू चार्ज है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं, चलो एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, एक चार्ज की निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है क्यू, ठीक है ना, और ठीक है, तो मैं क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, कहां निकालनी है, इनसाइड इट्स फील्ड, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए इस चार्ज से सर्टेन डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और कंडीशन है कि पी इसके फील्ड के अंदर होना चाहिए बच्चों। अगर ये पॉइंट फील्ड के बाहर हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये मान रहे हैं कि जो पी पॉइंट है क्यू चार्ज के फील्ड के अंदर है, ठीक बच्चों। तो सबसे पहले हमने ये किया कि एक चार्ज लिया, क्यू चार्ज अज्यूम कर लिया, और उस चार्ज के रीजन के अंदर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया जो उससे कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अब मुझे करना क्या है, इस क्यू चार्ज की पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो डेफिनेशन हमसे क्या कहती है बच्चों, कि क्या करिए, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है उस पर क्या करिए, यूनिट चार्ज रख दीजिए। तो ठीक है, हम डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन हमको रास्ता दिखा रही है। तो ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे एक क्यू चार्ज क्या कर देता हूं, क्यू नॉट चार्ज, जिसे मैंने बोला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक चार्ज प्लेस कर देता हूं, ठीक है ना। अब डेफिनेशन आगे हमसे क्या कहती है, वो कहती है क्या करिए, इस क्यू नॉट चार्ज पर इस क्यू चार्ज की फोर्स निकाल दीजिए, जो हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे क्या डेफिनेशन ने क्या कहा, फिर रिवर्स वाली मैंने क्या बोला, बाय डेफिनेशन हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकालनी है उस पर एक यूनिट चार्ज रखना है। तो मैंने एक यूनिट चार्ज अज्यूम कर लिया क्यू नॉट। अब डेफिनेशन में हमने आगे क्या सीखा कि अब क्या करते हैं, हम इस क्यू नॉट चार्ज पर इस क्यू चार्ज की क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, और फाइनली जब फोर्स आ जाएगी तो इस क्यू नॉट चार्ज उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी पढ़ा ना हमने बच्चों कि E इज इक्वल टू कितना होता है, F बाई क्यू नॉट। तो हम तो इसी बात को फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है ना, कि पहले फोर्स निकालेंगे और इस फोर्स को इस क्यू नॉट चार्ज जिसको आपने प्लेस किया उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये किया बच्चों, ठीक है। चलिए, और फोर्स निकालना तो आप जानती हो, तो पहले थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ कि आपने क्या कंसिडर करना है स्टार्टिंग में। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा किनारे कर लेता हूँ मैं डायग्राम को, इस साइड में मान लेते हैं। तो हम बोल देते हैं कि हमने क्या लेट किया बच्चों, तो बोल लेते हैं कि लेट अस कंसीडर
let us consider a point P. Let us consider a point P at a distance r from a charge q. ठीक बच्चों, समझे? जैसे हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया वो मैं लिख रहा हूं कि हमने क्या किया, तो हमने बोला कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ चार्ज q. ठीक है, तो हमने सबसे पहले पॉइंट कंसीडर किया q चार्ज से r डिस्टेंस पर, ठीक है ना। अब हम उस P पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक q नॉट चार्ज क्या कर दे रहे हैं, प्लेस कर दे रहे हैं। तो अब लेते हैं नाउ लेट अ चार्ज q नॉट। ठीक है, देखो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लिख रहा हूं बच्चों लिखते टाइम, वो अंडरस्टूड है। जब मैं q नॉट लिख रहा हूं तो आप उसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अज्यूम करके चलो, जो मैंने पीछे लिखा था अभी। तो नाउ लेट अ चार्ज q नॉट इज प्लेस्ड at point P. At point P. ठीक बच्चों, तो अब हमने क्या किया, जिस पॉइंट पर Q चार्ज की स्ट्रेंथ निकालनी थी, अब उस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, एक यूनिट चार्ज Q नॉट प्लेस कर दिया। ठीक है ना, समझ रहे बात को? चलो मैं P इधर लिख दे रहा हूं बच्चों, डिसकंटिन्यूस लग रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, अब इस Q नॉट चार्ज पर इस Q चार्ज के क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। देयरफॉर जब आप Q नॉट चार्ज को इस पॉइंट पे प्लेस करोगे तो Q उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, लिखेंगे देयरफॉर फोर्स ऑन Q नॉट, और लगा कौन रहा है, जिसके रीजन में आप जा रहे हो, ड्यू टू Q इज। ठीक है, ये फोर्स। और अगेन बच्चों हम लोग जब तक मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, फ्री स्पेस मानिएगा, और फ्री स्पेस के केस में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को क्या लिखते हैं आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ठीक है, कोई मीडियम होगा तो क्या लिख देंगे, k इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो हमने लेक्चर 2 में सीखा बच्चों। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, Q नॉट पर Q की फोर्स लिख रहे हैं, तो कूलम्ब्स लॉ लगा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम मान रहे हैं कि इनके बीच में क्या है, फ्री स्पेस है। ठीक है, और क्या होता है फिर न्यूमरेटर में क्या लिखते हो, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो मींस Q इंटू Q नॉट, और इनके बीच के डिस्टेंस कितनी r, तो r का स्क्वायर। हम फोर्स को बच्चों स्केलर में लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या किया हमने, तो डेफिनेशन जो हमको रास्ता दिखा रहे हैं उसी रास्ते में चल रहे हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि जब आप Q नॉट को रखेंगे तो Q की Q नॉट पे फोर्स निकाल लीजिएगा, तो हमने निकाल दी। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि क्या करिए, अब आपने फोर्स निकाल दी, अब इस फोर्स को जिस चार्ज को आपने पॉइंट पे रखा है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मुझे Q नॉट से डिवाइड करना है, लेकिन देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ Q, इसके स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं बच्चों, सॉरी, ऑफ Q एट P इज, या चलो एट पॉइंट P इज लिख देते हैं, एट पॉइंट P इज। ठीक है, तो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं E से बच्चों, कितना होता है, F बाई Q नॉट, वो चार्ज जिसको आपने प्लेस किया है P पॉइंट, उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। तो बहुत क्लियर है बच्चों, आप समझ ही रहे हो। ठीक है, कि अगर मैं इस फोर्स को Q नॉट से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने में Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमको डिवाइड करने के बाद बच्चों क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक बच्चों, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट। ठीक है, चलो मैं इसको सेपरेट करके लिख दे रहा हूं। तो इट इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू, फाइनली हमको कितना मिल गया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हमने क्या सीखा, बाकी देखो डायरेक्शन वगैरह की बात अभी हम लोग आगे बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो डायरेक्शन के बारे में डिफरेंट रूल्स हैं, वो डायरेक्शन के बारे में वहाँ सीख लेंगे, या किसी न्यूमेरिकल में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन के बारे में वहाँ डिस्कस कर लेंगे। हाँ फिलहाल ये जो फॉर्मूला फाइनली आया इससे हमने क्या सीखा बच्चों, ठीक है। मतलब हम जब न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे तो उसके लिए क्या डेटा मुझे चाहिए, तो लास्ट में फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है बच्चों कि अगर आप किसी चार्ज की किसी पॉइंट पर क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, तो उसके लिए आपको दो मेन फैक्टर चाहिए। क्या, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, और क्या चाहिए, आर क्या है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहे हो चार्ज किस पॉइंट से क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं चार्ज जानता हूं और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल रहा हूं उसकी उस चार्ज से डिस्टेंस जानता हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज कर लूंगा, ठीक बच्चों। और बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, आप देख ही रहे हो। हमेशा किसी चीज की भी पहले डेफिनेशन को अच्छे से समझो बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन ही आपको एक्सप्रेशन का तरीका बताती है। तो हमने पूरा डेफिनेशन को फॉलो किया और एक फॉर्मूला छोटा सा ड्राइव हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैं पीछे हट जा रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए, ठीक बच्चों। तो ठीक, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक बात हमने और सीखनी है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह के बारे में, जैसे अब ये चार्ज पॉजिटिव है, मैंने जैसे पॉजिटिव नहीं साइन लिखा है तो आगे से पॉजिटिव मान रहा हूँ, चार्ज में नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये सब बातें हमने सीखनी है किसमें, अगले टॉपिक में, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बड़ा टॉपिक है बच्चों, उसकी बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा टॉपिक है, तो हम सोच रहे हैं कि इस टॉपिक को आज यहीं एंड कर देते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस, ठीक है ना। ये तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को आज यहीं एंड करते हैं बच्चों, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतनी ही बातें आपने जाननी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के बारे में कुछ अच्छे पॉइंट जानेंगे, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपके रीजनिंग में बनेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद फिर आगे के टॉपिक, अभी इस चैप्टर में कुछ टॉपिक बचे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बहुत अच्छा टॉपिक है, इस चैप्टर से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पूछे जाते हैं, ठीक बच्चों। तो आज हम लोग ठीक है इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे बच्चों, और बच्चों पीछे के जो हमारे इससे पहले के दो वीडियो हैं, ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, तो आप पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर 2 देखिएगा, ठीक है, और ठीक फिर इस लेक्चर को देखिएगा बच्चों। और अगर आपको, ठीक है, आपको, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप, ठीक है, आपके प्रमोट करने से हमको भी क्या मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो बनाने, है ना, हम भी नेक्स्ट वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। तो हम होप करते हैं कि आप ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक बच्चों। चलो आज का हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू।